युद्ध में अमेरिका ने एंट्री की है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर 3 परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, तीनों परमाणु सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका ने चेतावनी दी, अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो फिर इससे भी भयानक हमले होंगे। युद्ध के खौफ में ईरान जब सो रहा था, तब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। बमों की ऐसी बारिश कर दी कि इसकी गूंज दुनिया को दशकों तक सुनाई देगी। रात के घुप अंधेरे में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के बम वर्षा की रोशनी दिखाई दे रही थी और जब तक ईरान कुछ समझ पाता, B-2 बम्बर सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए। धमाके की आवाज भी काफी दूर तक ईरान के लोगों के कानों तक पहुंची। अमेरिका इस जंग में कूदने की धमकी तो दे रहा था और वो तारीख इतनी जल्दी नजदीक आ जाएगी, इसका अंदाजा शायद ईरान ने भी लगा लिया था, क्योंकि ईरान का दावा है कि इन परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया और तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। वही बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अमेरिका से आए 6 बम वर्षक विमानों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला किया। B-2 बॉम्बरों ने अकेले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर करीब 15 टन बंकर बमों से हमला कर दिया। ईरान को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके न्यूक्लियर साइट्स तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका परमाणु बेस पहाड़ी में 300 फीट नीचे। लेकिन अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर ने ईरान के इस गुरूर को भी ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि फोर्डो सहित 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई।
अमेरिका ने ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा था। पेंटागन ने शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हमने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन ने ईरान की जनता या सेना को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका ने यह भी चेताया कि अमेरिका के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई का जवाब कल रात की तुलना में कहीं ज्यादा बलपूर्वक दिया जाएगा। ईरान पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हमलों की बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद फिलहाल कूटनीति कोई विकल्प नहीं है। उसके परमाणु स्थलों पर हमलों के नतीजों के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार है। देश में रात भर हुए हमलों के बाद कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं बची जिसे अमेरिका ने पार न किया हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल ईरान पर हमले करे। वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, न कि इजराइल के शर्तों पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि जंग के 10वें दिन अमेरिका को भी इस जंग में कूदना पड़ा। जमीन ईरान की, युद्ध इजराइल लड़ रहा है और एंट्री अमेरिका की हो गई है। और अमेरिका लेकर आया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान, जिसने युद्ध की दिशा बदल कर रख दी। दरअसल इस युद्ध के दौरान इजराइल कई बार अमेरिका से मदद मांग चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि 300 फीट गहरे पाताल में ईरान ने परमाणु सेंटर बनाकर रखा था। इस पहाड़ तोड़ हमले को अंजाम दिया गया अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर से। बाज, दुनिया का सबसे तेज पक्षी। बाज की नजर, जिसकी रफ्तार और ताकत के सामने शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। आज दुनिया जिस B-2 स्पिरिट बॉम्बर की चर्चा कर रही है, उसमें और बाज में काफी समानता बताई जाती है। फ्लाइंग विंग कहे जाने वाले B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के एरोडायनेमिक्स बाज से मिलते जुलते हैं। जैसे बाज की चोंच और पंख हवा काटने में मददगार होता है, ठीक उसी तरह B-2 बॉम्बर बिना आवाज किए दुश्मन के लिए काल बन जाता है। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला B-2 बॉम्बर, जो पाताल में भी जाकर अपने दुश्मन को तबाह कर देता है, यह सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका ने यह बॉम्बर अपने किसी साथी देश को भी नहीं दिया। दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा बम वर्षक विमान नहीं है।
B-2 बॉम्बर कितना विस्फोटक साथ लेकर चलता है, इसकी एक तस्वीर ये रही। जरा सोचिए, अमेरिका ने इतने बम ईरान के एक ही ठिकाने पर बरसा दिए। दुनिया का सबसे बड़ा बम वर्षक विमान युद्ध क्षेत्र में कैसे दुश्मनों के लिए और घातक बन जाता है, उसकी एक तस्वीर ये रही। अपनी खास बनावट और फ्लाइंग विंग डिजाइन और बेहद कम इंफ्रारेड के चलते ये सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर का रडार क्रॉस सेक्शन बनाता है, जो एक छोटी चिड़िया के बराबर होता है। यही वजह है कि जब दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ठिकानों पर पूरी तरह सटीकता से हमला करना हो, तो उस स्थिति में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का कोई मुकाबला नहीं है। GBU-57 बॉम्ब्स की जरूरत थी, क्योंकि जो फोर्डो में जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वो जमीन से लगभग 80 मीटर नीचे है, और GBU-57 की क्षमता है लगभग 100 मीटर जाने की। B-2 बॉम्बर 17 फीट ऊंचा है, मतलब 3 इंसानों के बराबर। 69 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई 172 फीट है, जो इसके डैनों की भी चौड़ाई है। बॉम्बर का वजन 71,000 किलो है और वजन की क्षमता करीब 1.5 लाख किलो। 18,000 किलो से ज्यादा बम का जखीरा ये अपने साथ ले जा सकता है। B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान है जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर है। अगर दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इस बॉम्बर की रेंज 18,500 किलोमीटर हो जाती है। यानी इसे अमेरिका सीधे अपनी जमीन से ही ईरान के आसमान में उड़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 11,500 किलोमीटर की दूरी है। B-2 बॉम्बर जो है, उसमें इतनी पावर है कि वो एक लंबी दूरी तक आराम से जा सकता है। उसको अगर रिफ्यूल किया जाए, मिड एयर रिफ्यूल किया जाता है, दुनिया में किसी कोने में जा सकता है, किसी भी स्थान से। तो ये क्षमता जो है हर जहाज में नहीं है। GBU-57 जो बॉम्ब है, ये बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है। इसके बाद जो है दूसरा बॉम्ब की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आपने इसमें डैमेज कर लिया। अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने इस बॉम्बर को बनाया है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और वहां से सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी खासियत यह है कि रडार से बच सकता है और जो बम ये दागता है वो बंकर भी उड़ा सकता है। जमीन के भीतर पाताल तक तबाही लाने में B-2 बॉम्बर सक्षम है। परमाणु बम हो या गैर परमाणु बम, B-2 बॉम्बर दोनों गिराने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर ने किस बम को गिराया और कैसे गिराया, बताएंगे आगे। पहले ये जान लीजिए कि इसमें 4 इंजन होते हैं और रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और वेपन कैरिंग कैपेसिटी, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन एंड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ये जो बहुत है, जो स्मार्ट बॉम्ब जिसको कहते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर कि एनिमी के, दुश्मन के, ईरान के जो रडार हैं बड़े सॉलिड हैं, चाइना ने और रशिया ने दिए हुए हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए आपको B-2 बॉम्बर्स की इस्तेमाल होती है। B-2 बॉम्बर का सबसे पहला इस्तेमाल 25 साल पहले सर्बिया के खिलाफ 1999 में हुआ था। 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ जब अमेरिका ने युद्ध छेड़ा, तब भी B-2 बॉम्बर ने युद्ध की तस्वीर बदल दी थी। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में भी सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ हमले में B-2 बॉम्बर बम बरसाने में सबसे आगे रहा। पिछले साल इजराइल हमास युद्ध के दौरान हुती विद्रोहियों के खिलाफ B-2 बॉम्बर ने बमबारी की। यह अकेला फाइटर जेट है जो सबसे खतरनाक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब MOAB बम गिरा सकता है। ये बम जमीन के 200 फीट अंदर तक जाकर फटता है, इसलिए इसे बंकर बस्टर कहा जाता है। अमेरिका ने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP जैसे बंकर बस्टर बम खास तौर पर उन देशों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जो अपने परमाणु हथियारों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों को जमीन के बहुत नीचे मजबूत बंकर्स में छिपा कर रखते हैं, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया। इन बमों का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई देश
फोर्डो या नतांज जैसी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में परमाणु कार्यक्रम चला रहा है तो उसे भी नष्ट किया जा सके। B-2 बॉम्बर कितना खतरनाक होता है, इसकी ये एक वानगी भर है। अफगानिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने तबाही मचाई थी। साल 2017 की ये तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में अमेरिका ने सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया था। जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOA भी कहा जाता है। अमेरिका ने इस बम के हमले से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। IS के ठिकानों पर गिराया जाने वाला बम GBU था। GBU यानी गाइडेड बम यूनिट, मतलब जिसे दागने के बाद बेस से कंट्रोल किया जा सके। 8 साल बाद उसी बम का अपग्रेडेड वर्जन GBU 57 ईरान में गिराया गया है। 57 इस बम का डिजाइन नंबर है, क्योंकि इजराइल के पास नहीं है। ये बॉम्बर किसी के पास नहीं है, ये इसी के पास है। दूसरी कंट्रीज के पास बॉम्बर्स हैं पर उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो चाहिए, वो इजराइल के पास नहीं है। तो इसीलिए B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर और B-1 ये जो है ये इजराइल अमेरिका के पास है और अमेरिका इजराइल का राय है। अभी इजराइल को जरूरत थी और अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको ध्वस्त करूंगा तीनों बेसिस को, और उसने ध्वस्त कर दिया। 2006 में अब तक इस GBU यानी गाइडेड बम यूनिट ने दुनिया में युद्ध का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने इस बम को इजराइल, यूक्रेन समेत आधा दर्जन देशों को दिया है और खुद इराक से लेकर अफगानिस्तान युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है। आसमान की ऊंचाइयों से पाताल की गहराई में सटीक हमला सुनकर आश्चर्य लगता है, लेकिन जमीन पर बैठे हुक्मरान इस युद्ध को किस मोड़ पर ले जा रहे हैं, इसकी तस्वीर आपने देख ली है। GBU बमों ने ईरान में जो तबाही मचाई, उसने ईरान के उस प्लान को भी ध्वस्त कर दिया जो वो आज तक पाताल के भीतर पालने का दावा करता था। B-2 बॉम्बर से जमीन से सैकड़ों फुट से हमले को कैसे अंजाम दिया गया, अब जरा उसे समझिए आप। 20 फीट लंबा और 13 टन वजन वाला GBU 57 बम 2 टन विस्फोटक लेकर मैदान में उतरता है और अभी ये सिर्फ अमेरिका के पास है। जमीन के भीतर पाताल तक तबाही लाने के लिए अमेरिका ने इस GBU 57 का इस्तेमाल क्यों किया, इसे समझिए। B-2 बॉम्बर का हमला इतना मारक कैसे होता है? ये बम B-2 स्टेल्थ प्लेन से टारगेट के करीब 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है। इतनी ऊंचाई से गिराने का फायदा ये है कि बम को नीचे आते आते बहुत तेज रफ्तार मिल जाती है, जिससे वो और घातक हो जाता है। इस बम में कोई मोटर या इंजन नहीं होता, ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरता है, जिससे इसे डिटेक्ट करना और रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे बम ऊपर से नीचे आता है, उसकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है। इससे बम में बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जो टारगेट को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बम में सैटेलाइट से जुड़ा गाइडेड सिस्टम और पीछे एडजस्ट होने वाली टेल फिन होती है। ये बम को हवा में सही दिशा में मोड़ने और लक्ष्य तक सटीक पहुंचाने में मदद करती है। बम का वजन बहुत ज्यादा 30,000 पाउंड यानी करीब 15,000 किलो होता है। जब ये इतनी ऊंचाई से गिरता है तो टारगेट से टकराते वक्त इसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनती है, जिससे ये मजबूत बंकर या जमीन के अंदर तक घुस सकता है। बम की भारी ताकत और तेज रफ्तार की वजह से ये जमीन के करीब 200 फीट नीचे तक असर कर सकता है, यानी ये जमीन के अंदर छिपे बंकर या ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। बम के अंदर करीब 2.5 टन विस्फोटक भरा होता है। जब ये टारगेट के अंदर या उसके पास पहुंचता है तो इसमें जोरदार धमाका होता है, जिससे भारी तबाही मचती है। जब आपको दुश्मन के टारगेट्स को ध्वस्त करना होता है बाय एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइटर बॉम्बर्स और बॉम्बर्स दोनों का इस्तेमाल होता है। फाइटर बॉम्बर्स हल्के बॉम्ब ले जाते हैं, वो टैक्टिकल एरिया के लिए बॉम्बिंग होती है। पर जब आपको भारी बॉम्ब ले जाने होते हैं और बहुत मात्रा में ले जाने होते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स बॉम्ब ले जाने होते हैं, वो भी 15-16 इकट्ठे एक साथ, जैसे ये B-2 की बात है, तब आप ऐसे बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक रेड में 600, 700, 800 बॉम्बर्स जाते थे।
दरअसल इस बम से ज्यादा खतरनाक जंग के मैदान में कुछ नहीं हो सकता। इसे दागने के लिए पहले एक टारगेट चुना जाता है। B2 बॉम्बर टारगेटिंग सिस्टम में उस टारगेट को डाला जाता है और फिर ये जानकारी बम को ट्रांसफर कर दी जाती है। अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर जहाजों का 1/3 बेड़ा हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डियागो गार्सिया में तैनात कर रखा है। यहां अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाया। डियागो गार्सिया द्वीप ईरान से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर, जबकि B2 बॉम्बर 11000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। यानी B2 बॉम्बर ईरान पहुंचकर बंकर्स पर बम गिरा सकता है और फिर वापस भी आ सकता है, और यही हुआ भी। B2 बॉम्बर लौट आया और अब उसकी तबाही के निशान अमेरिका के मंसूबों की गवाही दे रहे हैं। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है? रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं, तो क्या ये दोनों देश भी युद्ध में अब कूदेंगे? ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचने वाले हैं। चीन ने भी युद्ध में अमेरिका की एंट्री की कड़ी निंदा की है। अगर चीन और रूस की भी युद्ध में एंट्री हुई तो ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ईरान पर प्रहार, बमों की बौछार। अमेरिका की एंट्री, विश्व युद्ध की घंटी। वर्ल्ड वॉर का सीन, क्या करेंगे रूस चीन? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. 13 तारीख को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को खतरा बताते हुए इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, जिसका तुरंत ही ईरान ने अपनी मिसाइलों से जवाब दिया। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद सवाल उठा, क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्योंकि जिस अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से निकले थे, दुनिया को लगा अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। ट्रंप के एक के बाद एक कई बयान सामने आए, लेकिन एक्शन नहीं। जिस पर ट्रंप का कहना था, वो कब क्या करेंगे इसका उन्हें भी पता नहीं। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. और हुआ भी यही। जब दुनिया को लगा अमेरिका इस जंग में खाली जुबानी बम फेंक रहा है, उसने इजराइल को फंसा दिया है जैसे कभी यूक्रेन को फंसाया था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सबको चौंका दिया, साथ ही इस बात का सबूत दे दिया वो इजराइल के साथ खड़ा है और उसकी जंग में एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका बेसिकली इजराइल ईरान को अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एग्रीमेंट के तहत में उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएगा और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करेगा। जो ईरान कह रहा था, नहीं मैं पहले बातें कर लूँगा, डिस्कशन करूँगा, फिर मैं अपना ये वेपन ग्रेड बनाना बंद करूँगा, ये अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका ने कहा नहीं, हम हमला करेंगे। अब सवाल ये है, ईरान अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? खाड़ी देश में ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है, कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो ईरान के साथ है चीन और रूस। अमेरिका के हमलों से 3 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों ने ईरान की हिफाजत के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद कहानी पूरी बदल गई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस और चीन इस जंग में उतरकर इसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदलेंगे? पहले बात रूस की कर लेते हैं।
ईरान उसका बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में रूस की मौजूदगी सीमित हो गई है। केवल ईरान ही है जिसके कारण रूस पश्चिम एशिया में टिका हुआ है। ऐसे में ईरान उसके लिए काफी जरूरी है। लेकिन समस्या ये है, रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस जंग का अंजाम नहीं निकल सका। रूस की हालत यह है, उसे यूक्रेन के साथ जंग में टिके रहने के लिए नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद मांगनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, 3 साल से जंग लड़ने के कारण उसके पास हथियारों की भी कमी है। ऐसे में वो ना तो अपने सैनिक ईरान की मदद के लिए तेहरान भेज सकता है और ना ही हथियार। रूस के बाद बात ईरान के दूसरे सहयोगी चीन की। ईरान उसका आर्थिक और सैन्य सहयोगी है। चीन ईरान को कई चीजों की सप्लाई करता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के सामान से लेकर हथियारों की टेक्नोलॉजी तक है। वहीं ईरान चीन को तेल देता है। जंग आगे बढ़ती है तो चीन को तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा जंग आगे बढ़े। रूस के हाथ बंधे हुए हैं, वो यूक्रेन से उलझ रहा है और भी उसकी प्रॉब्लम है। वो 2 जगह फ्रंट मेजर नहीं खोलेगा और अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। और चाइना अभी इस समय और भी चीज़ों में उलझा हुआ है। चाइना का अमेरिका के साथ काफ़ी लेन देन चल रहा है, वो एकदम से सब कुछ नहीं रोक सकता। चीन और रूस इजरायल के हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस जंग में उतरने की उम्मीद बेहद कम ही दिखती है। ऐसे में सवाल ये है, ईरान अब क्या करेगा? जिसने अमेरिका और इजरायल के आगे झुकने से मना कर दिया है, क्या वो अब इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएगा? खाड़ी देश में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा? अमेरिका के मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन समेत 8 देशों में 27 सैन्य ठिकाने हैं। ईरान हमले के जवाब में खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर उसने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर जैसे किसी देश में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया तो ये सुन्नी गुट वाले देश भी युद्ध में कूद सकते हैं। बहरीन में अमेरिका का बड़ा एयरबेस है। अमेरिका ने हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी के आसपास भी अपने विमान वाहक पोत तैनात कर रखे हैं, जिन पर ईरान निशाना साध सकता है। इजरायल के मुकाबले सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना ईरान के लिए ज्यादा आसान है। उसके पास कम दूरी की हजारों मिसाइलें हैं जो यूएस बेस पर हमला कर सकती हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास की तरफ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी भी थी। अब देखना यह है, ईरान अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर जंग को और भड़काएगा या नहीं, क्योंकि अब तक उसने ऐसा किया नहीं है। इसकी वजह यह है, ईरान इसका अंजाम जानता है। अमेरिका कह भी चुका है, अगर ईरान ने ऐसी कोई कोशिश की तो अंजाम भयावह होगा। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. तो क्या इसलिए अमेरिका की बजाय ईरान ने अपने अटैक तेल अवीव में तेज कर दिए हैं? ईरान की जो एक वो हुती संगठन है, उस हुती संगठन ने यमन से इस बात की चेतावनी दी है कि अमेरिका के रेड सी में जो भी शिप होंगे उनके ऊपर फिर दोबारा से हमला करेंगे। मीन्स ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार को मान भी लिया जाए, ईरान की मदद के लिए चीन और रूस जंग में कूदते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है, तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। आपका पूरे ऑयल पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो इंडिया का जो कॉरिडोर बन रहा है राइट अप टू यूरोप, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर, वो उसके ऊपर ट्रेड कॉरिडोर पे असर पड़ेगा। जो हमने प्लान किया हुआ है उस पे असर पड़ेगा। रूट टूरिज्म पे, शिपिंग के ऊपर, सारी कंट्रीज के पड़ेगा। ये हुतीज, हमास अगर इनको ज़्यादा बारूद वगैरह मिल गए और इंसेंटिव मिल गई, ये कुछ नहीं होने देंगे। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करता है या नहीं? रूस और चीन उसका साथ देते हैं या नहीं? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है, अमेरिका के ईरान पर हमलों ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है।
ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की कड़ी परीक्षा हो रही है। खामेनेई इस वक्त कहां हैं, ये किसी को पता नहीं। युद्ध के दौरान खामेनेई ने ईरान और अमेरिका को कई बार धमकाया, लेकिन अमेरिका की युद्ध में एंट्री के बाद खामेनेई का कोई बयान अब तक नहीं आया है। और सवाल यही है, क्या इस युद्ध का अंजाम ईरान में खामेनेई युग का खात्मा तो नहीं? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होना तय है? इजराइल के बाद सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। ईरान पर इन हमलों के बाद अमेरिका की भी जंग में एंट्री हो गई। इसका सीधा और साफ मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजना। अमेरिका के हमले का एक और मतलब है, और वो है ईरान पर खतरा डबल होना। इजराइल का सामना तो वो अपने मिसाइल और ड्रोन अटैक से कर रहा था, लेकिन सवाल ये है अमेरिका का सामना कैसे करेगा। एक सवाल और पूछा जा सकता है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कहाँ हैं? वो कहाँ छिपे हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो भी तब जब ईरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस जंग के शुरू होने से पहले तक खामेनेई काफी हमलावर थे। अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे उनके परमाणु प्रोग्राम का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, वो ये बात जान लें कि वो हमारे परमाणु कार्यक्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने ईरान से सरेंडर के लिए कहा, तब भी खामेनेई ने सामने आकर जवाब दिया था। Giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24, 48 hours? It's certainly possible. Complete give up. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه‌ای نیست. افراد با خرد که می‌سازن ایران رو، می‌سازن ملت ایران رو. लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अमेरिका इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले खामेनेई 13 तारीख को इजराइल के हमले के बाद से गायब। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है खामेनेई कहां हैं उसे पता है। माना जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई लाविजान में हैं, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 20 किलोमीटर दूर है। घने जंगलों से घिरे इस इलाके में न सिर्फ मिलिट्री बेस है, बल्कि माना जाता है कि यहाँ ईरान के परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। अब खामेनेई के अंडरग्राउंड होने की वजह भी जान लीजिए। खामेनेई ही हैं जिनकी मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। खामेनेई एक बार जो फैसला ले लेते हैं, वो ईरान में पत्थर की लकीर हो जाता है। खामेनेई ईरान की सबसे बड़ी और निर्णायक ताकत माने जाते हैं। देश की विदेश नीति से लेकर सुरक्षा और राजनीतिक दिशा तक वो तय करते हैं। ईरान में खामेनेई होने का मतलब क्या है, आप इस बात से समझिए। वो सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ है। खामेनेई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के अलावा दूसरी सैन्य इकाइयों के संचालन और नेतृत्व का अंतिम अधिकार रखते हैं। मतलब साफ है, जब तक खामेनेई है तब तक ईरान मजबूत है। खामेनेई नहीं होंगे तो ईरान खंड खंड हो जाएगा। खामेनी स्पिरिचुअल हेड है, वो ईरान का बॉस है, सर्वे सर्वा है, पूरा हुक्म उसी का चलता है। और यदि वो मारा जाता है तो पहला चीज़ कि जो बॉस मारा जाता है, यदि राजा हार गया तब तो सेना हार गई। यही वजह है आज ईरान के सर्वोच्च नेता की सत्ता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।